दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आपके आसपास के लोग या आपसे कनेक्टेड 99% लोग नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ आप नहीं कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरुआत करते हैं। 99% लोग जो नहीं करते वह आपको किस तरह से करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें समाज के डर से कभी ना कभी कुछ न कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। बचपन में पढ़ाई हो या जवानी के सपने या खुद की शादी हो, क्यों न हो, हर डिसीजन लेने से पहले हमें सिखाया जाता है पहले सोसाइटी या समाज के बारे में सोचो। अगर गलती से भी कोई सोसाइटी के रूल के खिलाफ जाता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। यह एक ऐसी ही कहानी है जो जिंदगी का एक नया नजरिया आपको देने वाली है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। यह बुक समरी नॉलेज से भरी हुई जरूर है। यह एक सेगुल की अनोखी कहानी है जिसने अलग होने की हिम्मत की, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक लीडर कैसे बने तो प्रॉमिस के सामने कैसे डटकर खड़े रहे, भेदभाव के खिलाफ कैसे खड़े हो जाएं, तब आपको इस बुक समरी का यह वीडियो पूरा देखना ही चाहिए। यह बुक उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए जो हार मान चुके हैं, जिन्हें बार बार जज और क्रिटिसाइज किया जाता है, वह लोग जिन्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। रिचर्ड बैच एक पायलट और बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। उनकी उड़ान के अनुभव अक्सर उनकी बुक के टॉपिक होते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सारे सेगुल का झुंड सुबह होते ही नाश्ते के लिए इकट्ठा हो रहा था। उन्हें आज फिर रोज की तरह एक दूसरे से खाने के टुकड़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करना होगा। यही सेगुल के रोज की दिनचर्या थी। लेकिन इन सब से बेखबर हमारी कहानी का हीरो जो लेखक है वह दूर अकेले ही उड़ने की प्रैक्टिस में बिजी था। उसे बाकी सेगुल की तरह खाने के टुकड़ों के लिए झगड़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस उड़ना चाहता था। आसमान में 100 फीट की ऊंचाई पर वह उड़ने की नई तरीकों को सीखने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। सेगुल के लिए हवा में डगमगाना एक अपमान, एक कलंक समझा जाता है, लेकिन यह कोई आम सेगुल नहीं था। वह बिना किसी शर्मिंदगी के दोबारा उठा और अपनी प्रैक्टिस में लग गया। अधिकतर सेगुल केवल खाने के लिए उड़ान भरते हैं, इसलिए उनके लिए उड़ना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि उनके लिए इम्पोर्टेंट था उनका खाना। लेकिन हमारी कहानी के हीरो के लिए खाने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। वह तो बस उड़ना चाहता था, उसके नए नए तरीके सीखना चाहता था। वह अपने आप को सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। उसकी इस आदत से उसके पेरेंट्स भी खफा हो गए थे। उनका कहना था कि जॉन, तुम बाकी सेगुल की तरह क्यों नहीं जीते, कुछ खाते क्यों नहीं, तुम केवल हड्डियों और पंखों के ढेर रह गए हो। तो उसने अपनी माँ से कहा, मुझे पंखों और हड्डियों के ढेर बनने में बुरा नहीं लगता, मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि मैं हवा में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो उसके पिता ने उससे कहा उसे इस बात पर फोकस करना चाहिए कि खाना कैसे हासिल किया जाए। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने पेरेंट्स की बात मानकर एक नॉर्मल सेगुल बनने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। एक बार फिर अपनी उड़ान के लिए वह निकल पड़ा। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उड़ना और सीखना, अपनी क्षमता को पहचानना। अपने एक हफ्ते के अभ्यास से उसने उड़ने के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उसने उड़ने की नई तरकीबें, नई कलाबाजियां सीखी। 2000 फीट की ऊंचाई पर उसने सेगुल की रफ्तार का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन इस बीच वह अनियंत्रित हो गया, फिर तेजी से नीचे समुद्र से
जा टकराया। जब उसे होश आया तो उसके मन में फेल्यूर का भाव भर गया था। एक आवाज उसे अपने अंदर से सुनाई दे रही थी, मैं एक समुद्री पक्षी हूँ, नेचर ने मेरी लिमिट तय कर रखी है। यदि मेरे नसीब में उड़ना लिखा होता तो मेरे दिमाग में नक्शे होते, यदि मेरे नेचर में उड़ना लिखा होता तो मेरे पास फॉल्कॉन की तरह छोटे छोटे पंख होते। उसे लगने लगा कि उसके पिता सही कह रहे थे। उसने सोच लिया कि अब वह एक नॉर्मल सेगुल की तरह ही रहेगा, लेकिन नेचर ने उसके लिए मानो कुछ और ही सोच रखा था। कुछ समय बाद वह वापस अपनी उड़ान पर पहुंच गया। वहां उसने सीखा कि वह क्यों अब तक अनियंत्रित हो रहा था। आखिर में उसके दिमाग में आया कि उसे अपने पंखों को हवा में बाज की तरह छोटा करके नियंत्रित करना होगा। बस फिर क्या था, उसने रफ्तार से बात करने लगा। 70 मील प्रति घंटा, 90 मील प्रति घंटा, 120 और फिर उससे भी तेज वह उड़ने लगा। 140 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर वह पूरी तरह से नियंत्रण में था। फिर उसने सोचा कि वह 5000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाएगा। उसने खूब प्रैक्टिस की। वह 5000 फीट की ऊंचाई से उड़कर नीचे की ओर आ रहा था। उसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी। वह तेजी से नीचे खड़े बाकी सेगुल के झुंड के ऊपर से वापस ऊपर को चला गया। अब वह 160 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था। इस वजह से वह बहुत ही खुश था। वह अपनी गति की चरम सीमा 214 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गया था। एक सेगुल के लिए यह एक नायाब उपलब्धि थी। उसने उड़ने के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उसने सोचा कि अभी सेगुल उसकी उस उपलब्धि पर बहुत खुश होंगे। वह सोचने लगा, जीवन जीने का आनंद अब आ रहा है, क्योंकि अब मैंने जाना है जीवन खाने के लिए उड़ने से भी और बहुत कुछ है। जिंदगी का एक मकसद है। आप अज्ञान से ऊपर उठकर ज्ञान की ओर जा सकते हैं, अपने गुणों को पहचान सकते हैं, फिर हम आज़ाद हो सकते हैं, हम उड़ना सीख सकते हैं। उसे भविष्य में अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी। जब वह नीचे उतरा तो सीगल परिषद की मीटिंग में उसका इंतजार हो रहा था। वह फिर सोचने लगा, सभी सेगुल उसकी उपलब्धि के लिए उसका सम्मान करेंगे, लेकिन तभी सेगुल के मुखिया ने कहा कि तुम अपनी नजरें झुकाकर बीचों बीच खड़े हो जाओ। फिर उसने कहा, उसको ऐसा लगा जैसे उसे किसी लकड़ी की पटिया से दे मारा हो। शर्मिंदा होने के लिए वह कहने लगा, आप लोग मेरी उपलब्धि को नहीं समझ पा रहे हैं, वे यह गलत है। सेगुल परिषद ने उसको उसकी लापरवाही और सेगुल बिरादरी की परंपरा को तोड़ने के लिए अपने समाज से बेदखल कर दिया। उसे दूर स्थित चट्टानों पर अकेले जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। फिर वह कहता रहा कि मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने तो जिंदगी का एक उद्देश्य खोज लिया है। हम सब हजारों सालों से मछलियों के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब हमारे पास भी जीने की, सीखने की और आज़ाद होने की वजह है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम सबको बताऊंगा कि मैंने क्या पाया है। लेकिन सेगुल के झुंड ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने उसकी तरफ पीठ करके अपने कान बंद कर लिए। अब वह अपना जीवन अकेले बिताने लगा, लेकिन उसने उड़ना नहीं छोड़ा। वह बहुत दुखी था कि बाकी सेगुल अपनी लाइफ के उद्देश्य को नहीं देख पा रहे थे। फिर वह हर रोज उड़ने के बारे में नया सीखता गया। अब उसे खाने के लिए मछली को पकड़ने वाली नाव और बासी रोटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। अपनी रफ्तार से उसने मछलियों को पकड़ने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए थे। वह कोहरे और धुंध को चीरता हुआ साफ आकाश में इतने ऊपर चला जाता था, जबकि बाकी सारे सेगुल धुंध और बारिश को देखकर जमीन पर ही खड़े रहते थे। जब वह आसमान में गर्व से उड़ान भर रहा था, तभी उसके बगल में 2 समुद्री पंछी प्रकट हुए। उसको देखकर वह चौंक गया। वह ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारों का प्रकाश फैल रहा हो। उसने उड़ने का कौशल कमाल का था, तो उसने अपने तरीकों से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब उसने देखा कि वह बिल्कुल वैसे ही उड़ सकते हैं जैसे वह उड़ सकता था, तब उसने उनसे पूछा, तुम कौन हो? दोनों ही सेगुल ने कहा कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। तुम्हें और ऊंचा ले जाने के लिए
आए हैं। यहाँ जो तुमने सीखा है वह सीख लिया है, अब समय है और बड़ा सीखने का। आखिर में उसने उनके साथ जाने का निर्णय ले लिया। जब उसने दोनों पक्षियों के साथ वह उड़ रहा था तो अनंत आकाश में वह जा रहा था। उसने देखा कि उसका शरीर भी उनकी तरह चमकीला हो गया है। उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया है। वहाँ उसने देखा कि वहाँ भी उड़ान के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ जो पक्षी थे यह उसकी तरह ही सोचते थे, वह उड़ने में महारत हासिल करना चाहते थे। वे सब रोज घंटों अभ्यास करते थे, नई नई तकनीकों को आजमाते थे। फिर उसे ध्यान आया किस तरह उसकी पुरानी दुनिया में सारे सेगुल सिर्फ खाने के टुकड़ों के लिए सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रहते थे। वहाँ उससे सुलिवन से वह मिला, उसने उसके साथ और भी नई नई चीजें सीखी। एक दिन उसने वहाँ के मुखिया के पास जाकर, वह जिसका नाम चेंग था, उसने चेंग से पूछा कि क्या यह स्वर्ग है। इस पर चेंग ने कहा, स्वर्ग कोई जगह नहीं है, वह कोई समय नहीं है, स्वर्ग है पूर्ण बनना। जिस पल तुम अपनी सर्वोच्च गति को पालोगे तुम स्वर्ग को छूना शुरू कर दोगे। इसके बाद चेंग गायब हो गया। इस तरह 1 महीना बीत गया। उसने बहुत तेजी से सीखना चालू रखा, वह जल्दी ही सीख जाता था। जब चेंग गायब हुए तो उन्होंने जो आखिरी शब्द उसे कहे थे वह थी प्रेम पर काम करते रहना। जब जॉनथन अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोचने लगा, वह सोचने लगा कि क्या वहाँ कोई ऐसा पक्षी होगा जिसके लिए उड़ना सिर्फ खाने तक ही सीमित न हो। क्या वहाँ अब कोई होगा जिसे झुंड से अलग रहने के लिए छोड़ दिया गया हो, जो उड़ने के बारे में सीखना चाहता होगा। तो जॉनथन के अंदर दया और प्यार हिलोरे मारने लगा। अब उसके मन में वापस पृथ्वी पर जाने की इच्छा बढ़ने लगी। सिल्वेन ने उससे कहा, तुम्हें एक बार झुंड से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। वे अब भी वैसे ही चीखते चिल्लाते और लगड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए तुम यही रहो और बाकी सेगुल को सिखाओ। लेकिन जॉनथन नहीं माना। उसने कहा, मुझे जाना ही होगा, हम फिर मिलेंगे। फिर वह सुलिवन को अलविदा कहकर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा फेल्चरलैंड सेगुल, जो अभी बहुत छोटा था, वह उड़ने के बारे में सीखना चाहता था, लेकिन उसे भी झुंड से निकाल दिया गया था। लेकिन फेल्चर के मन में सिर्फ एक ही सपना था, उसे खाने के लिए उड़ने तक सीमित नहीं रहना है। फेल्चर सोचने लगा कि उन्हें दिखाऊंगा कि उड़ना कैसे सीखते हैं। जब वो उड़ रहा था तभी उसने अपने बगल में एक बेहद चमकीले सफेद पक्षी को देखा कि वह उड़ रहा है। वह सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है, मैं क्या मर गया हूँ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, फेल्चर क्या तुम उड़ना चाहते हो? इस पर उसने जवाब दिया, हाँ मैं उड़ना चाहता हूँ। फेल्चर क्या तुम झुंड को माफ कर दोगी? एक दिन उनके पास जाकर यह बताने में हेल्प करोगे? फेल्चर ने कहा। जॉनथन अपने शिष्य फेल्चर को उड़ने की भिन्न कलाएं सिखा रहा था। उसने देखा कि फेल्चर के अंदर सीखने की जबरदस्त इच्छा थी। वह एक बेजोड़ शिष्य था। 3 महीने खत्म होने तक जॉनथन के पास 6 और शिष्य आ गए। वह सब भी झुंड से निकाल दिए गए थे। जॉनथन और उसके शिष्य से दिन भर प्रैक्टिस करते थे। उन सब के अंदर सीखने की भूख थी जो समय के साथ बढ़ती जाती थी। 1 महीने के बाद जॉनथन और उसके शिष्य झुंड के पास वापस चले गए। यह सब झुंड के ऊपर एक साथ उड़ान भर रहे थे। नीचे खड़े सेगुल उन्हें एकटक देख रहे थे। झुंड में हलचल हो गई। वह कहने लगे, यह तो झुंड से निकल गए सेगुल है, यह वापस कैसे आ सकते हैं? लेकिन वह छोटे सेगुल से कहने लगे, उन्होंने इस तरह से उड़ना कहाँ से सीखा? मुखिया ने आदेश दिया, इन निकाले गए सेगुल से कोई भी बात नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जॉनथन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने शिष्यों को और भी बेहतर और ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके शिष्य आकाश में उड़ने के एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। जब उनका उड़ने का काम पूरा हो जाता था तो वह नीचे रेत पर आकर आराम करने लगे। फिर जॉनथन की बातों को
गौर से सुनते थे। जॉनथन ने देखा कि उनके शिष्यों के चारों ओर 1000 पक्षियों का विशाल घेरा बन गया था। वे सब जॉनथन की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे जॉनथन के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। जॉनथन उन्हें उड़ने के बारे में सिखाता गया। एक दिन हवा में जॉनथन का शरीर इतना चमकीला हो गया, वह देखते ही देखते वह हवा में विलीन हो गया। जाने से पहले उसने फेल्चर से कहा कि जाओ और दूसरे सेगुल को उड़ना सिखाओ, प्यार को समझो और उनसे प्यार करो। अब फेल्चर ने जॉनसन की जगह ले ली। वह बाकी सेगुल को सिखाने लग गया। वह भी दूसरे सेगुल के प्रति प्यार की भावना रखने लगा। उसने ठान लिया कि उसने जो भी अपने गुरु जॉनथन से अब तक सीखा था वह उसे अपने शिष्य को जरूर सिखाएगा। उसे यह भी विश्वास था एक दिन वह अपने गुरु जॉनथन से अवश्य मिल पाएगा। अब मैं आपको इस कहानी के 7 लेसन बताऊंगा जो मैंने इस किताब से सीखे। आपको भी उन्हें जरूर पढ़ना ही चाहिए। पहला, अपने आप को सिर्फ छोटी सोच तक सीमित मत रखो। जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तब तक आपको जिंदगी में अवसर दिखाई नहीं देंगे। दूसरा, जब आप अपने प्रयास में असफल होते हो तब आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको यह देखना है कि आपके प्रयासों में कमी कहाँ रह गई। दोबारा दुगने उत्साह के साथ कोशिश करनी है। तीसरा, अपने आप को समझो। यह जानो कि आप अपने क्षेत्र में क्या नया कर सकते हो। यदि आप वही करोगे जो सब करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे जैसे सबको मिलते हैं। चौथा, सीखना कभी बंद मत करो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कल तक क्या सीखा था, महत्वपूर्ण यह है कि आज आप क्या सीख रहे हो। दुनिया परिवर्तनशील है। जो कल नया था वह कल पुराना हो जाएगा, इसलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। पांचवा, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो दूसरों की बात पर ध्यान कभी मत दो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने वाले होंगे, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करने वाले होंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना होगा। छठवां, जब आप कामयाब हो जाओ तो दूसरों की मदद जरूर करो। उन्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकालना जरूर सिखाओ जो उन्हें कामयाब होने से रोक रही है। सातवां और आखिरी पॉइंट, समस्त संसार में प्रेम फैलाओ। दूसरे लोगों, दूसरे प्राणियों को आपकी प्रेम की जरूरत है, क्योंकि नफरत को नफरत नहीं मिटा सकती, नफरत को प्रेम से ही जीता जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।